हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं OST विद C++ की यूनिट 1 का वन शॉट। तो इस पूरे वन शॉट में हम अपनी यूनिट 1 पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म कर देंगे अच्छे से, और आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट 1 के पहले टॉपिक से। तो हमारी यूनिट 1 का पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखो, अब प्रोसीजरल से क्या समझते हो? एक ऐसी चीज़ जो प्रोसेस पे प्रोसेस हो रही है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है कोई चीज़। ठीक है, तो यहाँ से इसका आपको डिफरेंस का थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा, आई होप। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शंस। तो डेट मीन्स कि जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है ना, उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे फंक्शंस होते हैं ना, आप एक फंक्शन बना देते हो वो कुछ स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, दूसरा फंक्शन बना देते हो वो कुछ स्पेसिफिक टास्क कर रहा है। तो ऐसे ही करके एक बल्क ऑफ फंक्शंस बनते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम ऑब्जेक्ट का बनाते हैं क्लास नेम का, फिर उससे मेथड्स को कॉल करते हैं। ठीक है, तो वो आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक, अब जो हमारे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है वो यूज़ करती है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच दैट मीन्स कि जैसे कि आपको एक घर बनाना है, तो पहले आपने घर बना लिया और फिर छोटे छोटे कंपोनेंट्स में उसको तोड़ लिया कि पहले मुझे गेट लगवाने हैं, फर्श लगवाना है, दीवार लगवानी है। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो होता है बॉटम अप अप्रोच। मतलब कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल से पहले चलोगे। जैसे कि आप घर बना रहे हो तो पहले आप ईंट लाओगे, ईंट लगवाओगे, फिर आप बिल्ड करोगे। ठीक है, तो टॉप डाउन हो जाएगा कि बड़ा पहले सोच लिया वो है और फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि पहले आप छोटे छोटे पार्ट से उसको ग्रो करोगे बड़े पार्ट्स में। ठीक है, और जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है ना, वो यूज़ करती है प्रोसीजर एब्स्ट्रैक्शन का, वाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करती है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन का। तो मतलब प्रोसीजर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, डाटा हाइडिंग। तो प्रोसीजरल जो होती है, जैसे फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस जो उसके अंदर डाटा है उसको हाइड करके रखेगा। उसी टाइप से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, जैसे ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ऊपर वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसमें जो वैल्यूज जा रही है उनको एक तरह से हाइड करके रखता है। हम इस पूरी थ्योरी के बाद कोड समझेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो और प्रोसीजर में और क्या होता है कि उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता डाटा हाइडिंग और इनहेरिटेंस का, मतलब उसमें इनहेरिटेंस नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो इजीली हो जाता है, क्योंकि ओप्स के प्रिंसिपल ही वही हैं। 4 प्रिंसिपल है वो ओप्स क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब प्रोसीजरल में क्या होता है, ओवरलोडिंग नहीं हो सकती, लेकिन ओवरलोडिंग पॉसिबल होती है तुम्हारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ठीक है, और इसके एग्जांपल हो जाते हैं हमारे सी, फोर्ट्रेन, पास्कल, और इसके हो जाते हैं C++, जावा एंड पाइथन। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडलिंग। तो देखो, मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग इस एक टाइप से एक मॉडल तैयार करना होता है। अब जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आप उसका पहले बेसिक मॉडल क्रिएट करते हो कि मैं क्या क्या चीज़ उसमें लगाऊंगा, क्या क्या उससे कैसे कैसे उसे बनाऊंगा। जैसे यहाँ लिखा है, मॉडलिंग इज़ अ प्रूवन एंड वेल एक्सेप्टिंग इंजीनियरिंग टेक्निक। क्योंकि आप कुछ भी बनाओगे, कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, तो पहले उसका मॉडल तैयार करोगे ना कि आप क्या बनाने वाले हो, है ना। ऐसे ये लिखा है, वी बिल्ड आर्किटेक्चरल मॉडल्स ऑफ हाउसेस, हाई राइजेस टू हेल्प देयर यूजर टू विजुअलाइज फाइनल प्रोडक्ट्स। अब देखो, आप जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट जाके बनाती
और फिर उसे पसंद नहीं आई कि मास्टर जो हेड है और ने तुड़वा दी। ऐसा नहीं होता, पहले वो मॉडल क्रिएट करता है, उसको शो करता है कि उसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, अगर अच्छा लग रहा है तो वो फिर बिल्ड करता है, नहीं तो नहीं। तो मॉडलिंग इसलिए बहुत यूज़फुल होती है क्योंकि एक तरह से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस दे देता है वो 3D टाइप में। और देखो, मॉडलिंग इज़ नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग इंडस्ट्री, ये सिर्फ बिल्डिंग इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। इट वुड बी इनकंसीवेबल टू डिप्लॉय अ न्यू एयरक्राफ्ट, जैसे एयरक्राफ्ट हमें डिप्लॉय करना है तो उसके लिए भी यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल के लिए भी यूज़ होता है ना। तो इसी टाइप से C++ में मॉडलिंग भी एक तरह से बेसिक उसका मॉडल तैयार करना, कोई मॉडलिंग कहते हैं इसको, पढ़ते हैं। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं, जैसे कि जो हम मॉडल चूज़ कर रहे हैं वो चॉइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सही तरीके से सही मॉडल चूज़ करो, क्योंकि आपका मॉडल ही आपने रॉन्ग चूज़ कर लिया तो आपका पूरा प्रोजेक्ट ही गलत बन जाएगा फिर, है ना। और जो मॉडल होता है मे बी एक्सप्रेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रिसीशंस, मतलब कि हर मॉडल की डिफरेंट प्रिसीशन होती है। जैसे कोई डेप्थ में जाना होता है, जैसे में किसी में इतना डेप्थ नहीं चाहिए होता है ना। और मॉडल्स आर कनेक्टेड टू रियलिटी, जो हमारा मॉडल है जो दिख रहा है वो एक्चुअल चीज़ों से मैच करे, है ना। फिर होता है मल्टीपल मॉडल्स, मतलब कि सिर्फ एक मॉडल से काम नहीं चल सकता, हमें हर एक्सपेक्ट के लिए अलग मॉडल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ होती हैं, 4 चीज़ होती है सॉरी। पहला तो आप सही से मॉडल चूज़ करो, क्योंकि मॉडल को समझने के लिए सही मॉडल होना चाहिए। फिर हर मॉडल का एक लेवल होता है और कुछ का तो बहुत डीप होता है, कुछ का थोड़ा सिंपल होता है, तो प्रिसीजन के अकॉर्डिंग मॉडल को बैलेंस करो। फिर मॉडल जो दिखे वो एक्चुअल चीज़ों से मैच करे। फिर लास्ट क्या है कि सिर्फ एक मॉडल से काम नहीं चल सकता, आपको हर एक्सपेक्ट के लिए एक अलग मॉडल क्रिएट करना होता है, ठीक है। और अगले क्या है हमारा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या होती है। तो देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में पहले क्या था, पुराने वक्त में जो सॉफ्टवेयर होते थे ना उनके लिए फंक्शंस क्रिएट किए जाते थे, जैसे कि एक बड़ा सा फंक्शन बना दिया फिर उसको छोटे छोटे फंक्शन में तोड़ दिया, है ना। पर अब क्या है कि हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और हर ऑब्जेक्ट में उसका खुद का डाटा होता है, उसका खुद का काम होता है ना। तो हम इजीली ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो हमें फंक्शन कॉल करना होता है हम उसको इजीली कॉल कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे फंक्शन बना दिए फिर उसमें छोटे छोटे फंक्शंस बना दिए, है ना, उसको फंक्शन में तोड़ दिया। इसमें इजीली आप क्रिएट करो ऑब्जेक्ट्स और फिर उन ऑब्जेक्ट से कॉल करो, और जिसका हमें यूज़ है, जैसे हमने ऐड का फंक्शन बना दिया, हमने ऑब्जेक्ट से फिर ऐड वाला कॉल कर दिया उस ऑब्जेक्ट को, तो ऐड का काम कर देगा, है ना। तो यही होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। अब इसमें होता है कि जैसे क्लास है, क्लास हमारी एक टेम्पलेट होती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे एक टॉय कार की क्लास हो गई, ठीक है, और हर टॉय कार एक ऑब्जेक्ट के पास एक अपनी स्पीड होती है, कलर होता है, मेथड होता है कि कैसे चलती है वो, है ना। तो मतलब कि इसे एक बार पढ़ लेते हैं, आपको और समझ आ जाएगा। द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्स इन एल्गोरिथम परस्पेक्टिव in the approach. The main building block of software is the procedure or function. In this view focus on issue control. देखो ये है, जैसे क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास क्या है, एक ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन ही तो है, और हर ऑब्जेक्ट के पास उसकी खुद की स्टेट और बिहेवियर होता है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग किस लिए यूज़ होती है, चीज़ों को विजुअलाइज करने के लिए, है ना। और रिवॉल्व तो ये ऑब्जेक्ट के अराउंड करेगी। तो एक तरीके से फंक्शंस, इतने बड़े बड़े फंक्शंस को फिर छोटे फंक्शंस में ना तोड़ के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही काम करना इज़ लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, ठीक है। अब समझते हैं हम कि UML क्या होता है। UML क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो एक जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि विजुअलाइज करना चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि मतलब ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उसकी तरह से नहीं है, जैसे कि होता है आपका एक विजुअल लैंग्वेज टाइप है। मॉडलिंग का मतलब क्या है, विजुअली चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो UML क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो मतलब
ये मॉडलिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसको यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यूएमएल एक विजुअल लैंग्वेज है, मतलब कि इसमें हम ड्राइंग बना के सिस्टम को समझा सकते हैं। जैसे कि तुम्हें कभी अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए चार्ट बनाया होगा, है ना, जैसे हम बनाते हैं, टीचर बनवाते थे, वैसे यूएमएल का यूज़ होता है जैसे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन समझाने के लिए, है ना। तो यूएमएल करता क्या है, यूएमएल की मदद से हम सिस्टम के डिज़ाइन और बिहेवियर को ईजिली समझ पाएंगे। तो मतलब एक तरह से ब्लूप्रिंट से जनरेट कर देगा वो सिस्टम के डिज़ाइन का, है ना। तो ये एक, जैसे यहाँ पढ़ लेते हैं इसे थोड़ा, वी यूज़ यूएमएल डायग्राम्स टू पोर्ट्रे द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, वही है ना कि उसका बिहेवियर और स्ट्रक्चर बता देना, ठीक है। अब यूएमएल हेल्प सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, सिस्टम आर्किटेक्ट्स विद मॉडलिंग, डिज़ाइन एंड एनालिसिस, ठीक है। और इसमें थोड़ा गिवन है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO पब्लिश्ड यूएमएल एज अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स, 2005 में इसको अप्रूव किया गया था। और फिर ये रिवाइज होता रहता है, मतलब हर ईयर या पीरियडिकली, है ना। कंसेप्शनल मॉडलिंग ऑफ यूएमएल है, तो मतलब कंसेप्शनल मॉडलिंग ऑफ यूएमएल कंटेन्स यूएमएल वोकैबुलरी एंड रूल्स, मतलब कि उसके कुछ रूल्स भी तो होते होंगे कि कैसे वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, एक दूसरे तक पहुंचा रहा है। तो टू अंडरस्टैंड यूएमएल, टू क्रिएट यूएमएल के डायग्राम्स वगैरह को हम उसके एक कंसेप्शनल मॉडलिंग तो सीखनी पड़ेगी ना। तो ये मॉडलिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, रूल्स और कॉमन मैकेनिज्म। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स तुम्हारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहले तो उसमें आ जाता है थिंग्स, तो थिंग्स में स्टैटिक चीज़ें इसकी होती हैं, जैसे स्ट्रक्चरल हो गई, बिहेवियरल हो गई, ग्रुपिंग हो गई, एनोटेशन हो गई, है ना। स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, स्टैटिक एक्सपेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, और बिहेवियरल में आ जाएगा डायनेमिक एक्सेप्ट्स हो जाएगा। ग्रुपिंग में देखो ऑर्गेनाइज करके रखना डाटा को, एनोटेशन में सिंपली सिंबल टू डिस्प्ले कमेंट्स वगैरह, ठीक है। और फिर आता है रिलेशनशिप। अब ये मॉडलिंग तो कर ली, थिंग्स तो लगा ली, अब रिलेशनशिप भी तो पता करनी है। डायग्राम में मेन चीज़ तो ये होती है कौन सी चीज़ किससे रिलेट हो रही है ना। तो फिर रिलेशनशिप भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिर तो डायग्राम है ही आपका, इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ कंटेनिंग कंसिस्ट ऑफ वर्टेक्स एजेस जॉइनिंग दीज वर्टेसेस, ठीक है। और फिर है जो इसका दूसरा पार्ट था, पहले तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया, उसमें बेसिक बिल्डिंग हो गई। अब है आपका रूल्स वगैरह, ठीक है। तो रूल्स क्या है, द रूल्स ऑफ यूएमएल शोज हाउ द बिल्डिंग ब्लॉक्स कम टुगेदर टू डेवलप डायग्राम्स, ठीक है, कि आप डायग्राम्स को कैसे डेवलप करोगे, उसके कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। फिर कॉमन मैकेनिज्म आता है कि उसकी कुछ जो चीज़ें उसे चाहिए होती है, उसका मैकेनिज्म जो होता है, जैसे कि स्पेसिफिकेशन या फिर कोई एक्स्ट्रा इन्फो जो डायग्राम को समझने में मदद करती हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला क्या है हमारा, देखो ये इसमें डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, इसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, रूल्स में, कॉमन मैकेनिज्म में, और बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारा थिंग्स में, रिलेशनशिप्स में, डायग्राम्स में, और उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स जैसे नेम हो गया आपका, स्कोप हो गया, विजिबिलिटी हो गई, इंटीग्रिटी हो गई, एग्जीक्यूशन हो गया। और कॉमन मैकेनिज्म जैसे स्पेसिफिकेशन, कॉमन डिवीजन, है ना। और बिल्डिंग ब्लॉक्स में वही देखो, स्ट्रक्चरल, बिहेवियर, ग्रुपिंग, एनोटेशनल। अब देखो आप समझते हैं आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल। तो आर्किटेक्चर देखो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि एक ये विजुअल लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एक तरह से मॉडल को, है ना। तो इसके जो होते हैं 5 व्यू होते हैं। तो पहला तो होता है यूज़ केस व्यू। यूज़ केस व्यू आप समझ सकते हो जैसे कि जो सिस्टम की फंक्शनलिटी को दिखाता हो, जो एक्सटर्नल जैसे यूज़र सिस्टम के नज़रिए से होता है ना। तो यहाँ व्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट को रिवील करता हूँ, मतलब कि सिस्टम को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि अगर तुम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो यूज़ केस व्यू में तुम दिखाते हो कि स्टूडेंट, टीचर और एडमिन सिस्टम को तो टीचर, स्टूडेंट और एडमिन सिस्टम को कैसे यूज़ कर रहा है। जैसे कि स्टूडेंट अपने अटेंडेंस चेक कर रहा है, टीचर अपनी क्लासेस के शेड्यूल देखेगा, एडमिन रिजल्ट को अपडेट करेगा, है ना। तो यूज़ केस क्या है, वो फंक्शनलिटी दिखाता है।
जो एक्सटर्नल एक्टर्स के नज़रिए से होती हैं। फिर होता है आपका डिज़ाइन व्यू। देखो डिज़ाइन व्यू क्या होता है, ये व्यू दिखाता है कि सिस्टम की फंक्शनलिटी को कैसे डिज़ाइन किया गया है। इसमें स्टैटिक भी आ जाएगा आपका और डायनेमिक भी आ जाएगा, है ना। जैसे कि आपका वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो स्टैटिक में तो तुम्हें दिखेगा कि कौन कौन से मॉड्यूल हैं उसमें, जैसे कि स्टूडेंट का डाटा है, टीचर का डाटा है। और डायनेमिक में आ जाएगा कि जैसे स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा सिस्टम के साथ, है ना। तो डिज़ाइन व्यू में वो आ जाएगा। अब आपका इम्प्लीमेंटेशन व्यू है। इम्प्लीमेंटेशन व्यू में क्या है कि वो के जो उसके प्रोसेसेस होते हैं ना, जैसे थ्रेड्स और प्रोसेसेस को समझता है ये वाला, जैसे सिस्टम की कॉन्करेंसी और सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को दिखाए। जैसे कि उसी का एग्जांपल लो आप स्टूडेंट पोर्टल का, जहाँ एक वक्त में कई स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन व्यू ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे एक टाइम में सबको अलग अलग रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है बिना किसी इशू के। मतलब एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन को मेंटेन करना, इम्प्लीमेंटेशन को दिखाना, है ना। और प्रोसेस व्यू में क्या होता है कि ये व्यू सिस्टम के कंपोनेंट्स और फाइल्स को समझता है ना। जैसे तुम्हारे पास सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, जैसे डाटाबेस, यूज़र इंटरफेस, बैकएंड सर्वर। तो प्रोसेस व्यू दिखाएगा कि ये कंपोनेंट्स कैसे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, है ना, प्रोसेस कर रहे हैं। अब ऐसे आता है आपका डिप्लॉयमेंट व्यू। ये तो दिखाएगा कि ये सर्वर किस लोकेशन पे है, किस टाइप का सर्वर यूज़ हो रहा है, जैसे क्लाउड सर्वर, लोकल सर्वर, है ना, और किस तरह से सिस्टम को उस हार्डवेयर पर रन किया जा रहा है। तो इसका तो जैसे क्या पढ़ा हमने, यूज़ केस व्यू क्या होगा, दिखाएगा कि एक्सटर्नल यूज़र सिस्टम को कैसे यूज़ करेंगे, है ना। और डिज़ाइन वाला व्यू क्या करेगा हमारा, ये दिखाएगा कि उसका जो फंक्शनलिटीज़ क्या है ना। इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट वगैरह दिखाएगा। और प्रोसेस वाला परफॉर्मेंस दिखाएगा, कैसे प्रोसेस रन हो रहे हैं, है ना। डिप्लॉयमेंट जैसे सिस्टम टोपोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, है ना। ठीक है, तो आपकी थ्योरी तो इतनी थी इसमें। अब हम समझ लेते हैं इसके कोड्स, जैसे एब्स्ट्रैक्शन के, एनकैप्सुलेशन के। तो पहले तो आप बेसिक C++ का प्रोग्राम बनाने सीखोगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, तो अब देख लेते हैं हम प्रोग्राम्स। तो जो आपका पहला प्रोग्राम है वो मैंने बस आपको बेसिक सिखाने के लिए समझा दिया है। देखो जैसे कि अब बस जैसे नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं C++ का, तो उसमें क्या करते हैं, पहले तो हम इंक्लूड करते हैं ये वाली फाइल हैशटैग इंक्लूड। देखो इसे मैं दोबारा बना दूँ जिससे आपको और अच्छे समझ आए। तो हम देखो पहले क्या करते हैं, एक जैसे जावा में होती है ना import java डॉट यूटिल, ऐसे करके इसमें जैसे सी आउट और सी इन को यूज़ करने के लिए, सी आउट क्या होता है आपका आउटपुट के लिए, सी इन होता है इनपुट के लिए। तो उसी के लिए हम इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंक्लूड करते हैं, दैट मीन्स। फिर नॉर्मल जैसे फंक्शन, फिर वो यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ये एक तरह से इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे करके लिखना पड़ेगा बार बार std ऐसे, है ना। तो उस चीज़ के से बचने के लिए हम इसको ऊपर ही डिफाइन कर देते हैं, जैसे यूजिंग नेम स्पेस std। अब एक फंक्शन बनाते हैं, है ना, इंट मेन, ठीक है। अब मैंने बोला था कि आपको आउटपुट दिखाना, तो आप सी आउट यूज़ करोगे, ठीक है। तो आपने सी आउट लिखा और फिर लिख दिया हेलो, ठीक हो गया। अब इंट है तो रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो इसको हमने जब रन किया तो देखो इसका आउटपुट आएगा हेलो, ठीक है। तो ठीक है, पहला प्रोग्राम आपको समझ आ गया कि आपको इंक्लूड करना आईओ स्ट्रीम, क्योंकि इनपुट आउटपुट के लिए। फिर आप यूज़ करोगे यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इंट मेन सी आउट हेलो, ठीक है। अब दूसरा, अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं। तो उसके लिए देखो ये इसमें देखो मैंने पहले वही किया, इंक्लूड हैशटैग इनपुट आउटपुट स्ट्रीम,
फिर यूजिंग नेम स्पेस std। और ये स्ट्रिंग का फंक्शन कर दिया कि जैसे पैकेजेस होते हैं ना, लाइब्रेरीज होती हैं, तो इनको इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, अब मैंने एक यहाँ पे बना दी क्लास। ठीक है, फिर उसमें एक पब्लिक ऐसे स्पेसिफायर का मतलब पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो आपको पता है ना, पब्लिक प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट होते हैं C++ में। तो पब्लिक मतलब कहीं भी एक्सेस हो जाएगा। तो एक फंक्शन बनाया मैंने void add, और यहाँ पास करें मैंने 2 वेरिएबल्स, और फिर रिजल्ट कर दिया, रिजल्ट क्या है इसका A+B। ठीक है, और फिर मैंने बनाया क्लास क्लोज कर दिया, फिर बनाया मेन फंक्शन। अब देखो क्लास वो कैसे बनाते हैं, वो उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पहले लिखते हैं क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम लिखते हैं और फिर कुछ भी आप इसके आगे अपना नाम लिख दो। अब जैसे मैंने यहाँ obj1 लिखा है, तो इसे मैं कुछ भी लिख सकते हैं मतलब। ठीक है, अगर आपको obj1 नहीं लिखना तो आप ob लिख दो, s लिख दो। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसी को यहाँ पे यूज़ करके फिर डॉट उस फंक्शन का नेम और जो वो वेरिएबल्स यहाँ पास हो रहे हैं, जैसे ये 2 वैल्यूज़ ले रहा है, 2 पैरामीटर्स ले रहा है, तो वो आपने 50 और 23 पास कर दिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इस क्लास का, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने ऊपर वाला मेथड कॉल करा, तो 50 ए की जगह पहुंच जाएगा और 23 बी की जगह। ठीक है, और रिजल्ट में आ जाएगा A+B, मतलब 50 + 23, तो रिजल्ट आ गया आपका 73। आगे समझ? तो कुछ नहीं करना, आपको क्लास का नेम लिखना है, फिर एक ऑब्जेक्ट का नाम खुद से लेना है, फिर उसी ऑब्जेक्ट के नाम से ऊपर वाले मेथड्स को कॉल करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन इतना ही होता है। अब जैसे आप ये करते जा रहे हो ना, अगर आप पहली बार C++ पढ़ रहे हो तो पहले आप जो फर्स्ट प्रोग्राम था हेलो वाला उसको समझ के करो, फिर दूसरे पे इस पे आओ, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर इसको देखो समझो और फिर खुद से करो, फिर धीरे आगे आगे बढ़ना ना, तो आप एक साथ इतना सब करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब हमने पहला प्रोग्राम पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया। अब हम पढ़ते हैं उसके प्रिंसिपल वाले प्रोग्राम्स, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब पहले देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन वाला। तो देखो एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, एक तरीके से डाटा हाइडिंग, मतलब कि जैसे आपके पास 2 खिलौने हैं, आप नहीं चाहते कि आपके अलावा वो उनको मतलब कि वो प्राइवेट रहे, मतलब उन्हें कोई टच ना करे, है ना, तो उसको वही हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और प्राइवेट कर दिए इंट x और y, मतलब कि इन्हें कोई डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो रहे हैं तो अलग बात है, पर इन्हें कोई डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, है ना। अब जैसे मैंने ये यहाँ कर दिए, ठीक है, फिर एक मेथड बनाया void set a, b, तो a, b में जो वैल्यू आई वो इसमें सेट हो जाएगी, है ना, पर डायरेक्टली मैंने ये यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो एक तरीके से प्राइवेट रहे। ठीक है, तो फिर इसमें x में a की वैल्यू आ जाएगी, y में b की वैल्यू, और void प्रिंट से मैंने x और y प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो मतलब कि एक तरह से डाटा हाइड रहा इनका, है ना। फिर मैंने क्या करा, एब्स्ट्रैक्ट obj, इसका डायरेक्टली इसकी क्लास के नाम से वो बना दिया, और फिर सेट कॉल करके ये वैल्यू पास कर दी, और फिर obj.print करके ये वाला फंक्शन पास कर दिया। ठीक है, तो एक तरीके से प्राइवेट मेंबर्स मतलब डाटा हाइडिंग हो रही है यहाँ पे, तो एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ये प्राइवेट मेंबर्स कर दिए। तो मेथड टू सेट वैल्यूज ऑफ प्राइवेट मेंबर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट एक्सप्रेशन, इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया, देखो x = क्या पास किया था पहले, a में 56 और y में क्या पास करा था 65। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं हम अपने एनकैप्सुलेशन पे। तो देखो एनकैप्सुलेशन क्या होता है कि एक तरह से रैपिंग ऑफ डाटा इन मेंबर्स। तो क्लास के अंदर जैसे मेथड्स मेंबर्स को एक तरह से रैप करके रखना, और जो उसके मेंबर्स होते हैं ना
प्राइवेट मेंबर्स, उसको आप गेटर और सेटर से मतलब सेट से सेट कर सकते हो, उसमें वैल्यू गेट से गेट कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ मैंने प्राइवेट बना दिया इंट मार्क्स, ठीक है। तो मैंने फिर एक मेथड बनाया वॉइड सेट मार्क्स, तो इसमें मैंने जो एम वेरिएबल लिया ना वो मार्क्स में डाल दिया, तो एक तरह से ये तो हो गया सेटर, ठीक है। और गेटर मतलब मुझे गेट करनी है वो वैल्यू, डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि इनकैप्सुलेशन हो रहा है, ठीक है, रैपिंग ऑफ डाटा हो रहा है। और गेट मेथड से हमने रिटर्न मार्क्स कर दिया, ठीक है। तो जो मार्क्स में वैल्यू थी वो हमें वापस मिल गई, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब मेन मेथड से आप ऑब्जेक्ट मतलब ये तो हो गया आपकी क्लास, तो आप मेन मेथड में डाल ऑब्जेक्ट भी तो क्रिएट करोगे, जब भी तो ऊपर वाला कॉल करोगे। तो फिर आपने क्या किया, स्टूडेंट क्लास का नेम ऑब्जेक्ट करा कुछ, और फिर ओबीजे डॉट सेट मार्क से आपने 100 वैल्यू ऊपर पास कर दी, ठीक है। अब आपने m की जगह 100 पास कर दिया, तो मार्क्स में क्या हो गया 100, ठीक है। फिर आपने सी आउट कर दिया ओबीजे डॉट गेट मार्क्स, मतलब ये वाला मेथड कॉल कर दिया और फिर कर दिया रिटर्न मार्क्स, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे जो आपके मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये आपको 100 वैल्यू दे देगा। इनकैप्सुलेशन समझ आ गया। अब चलते हैं हम अपने अगले उस पे, तो आगे हमें क्या करना है, एनकैप्सुलेशन पढ़ लिया आपने, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लिया, अब देखते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि किसी की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना, ठीक है। देखो ये पीछे वाले का आउटपुट 100 आ गया यहाँ पे। अब वो होता है कि किसी की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना, जैसे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड इनहेरिट करता है ना। तो ऐसे ही अगर मैंने एक क्लास बना दी ऊपर और दूसरी क्लास बना दी यहाँ, और ऊपर वाली क्लास को इसी में ही इनहेरिट कर लिया, तो अगर मैं सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करूँ ना, तो मैं ऊपर वाली भी कॉल कर सकती हूँ, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई व्हीकल और इसमें एक मेथड बना दिया वॉइड होंक, उसमें लिख दिया कुछ भी, ठीक है। फिर इसको दो इनहेरिटेंस कैसे करते हैं वो देख लो, कि दूसरी क्लास बनी क्लास कार, ये लगाए, और फिर पब्लिक व्हीकल, ऊपर वाली पब्लिक क्लास है ना, तो पब्लिक व्हीकल, तो इससे एक तरीके से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इस क्लास में इनहेरिट हो गई। तो ये तो होगी आपकी बेस क्लास, और ये होगी ड्राइव्ड क्लास। जो पहले थी वो होती है बेस, और जिसमें आप चीज़ें ले रहे हो वो होगी ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। फिर इसमें भी एक फंक्शन बनाया वॉइड एफ, और फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देखो कार माई कार, और इसी के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आपने ऊपर वाला फंक्शन कॉल किया और वो हो भी जाएगा, है ना। इसका तो चलो हो ही जाएगा, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन ऊपर वाले का भी आउटपुट ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। अब देखो पहले इसने कॉल करा माई कार डॉट होंक, तो ये गया इधर, ठीक है, और इसने लिख दिया ये वाला आउटपुट, और फिर गया माई कार डॉट एफ, फिर लिख दिया इसने के। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बिना क्रिएट करे ही इसके ऑब्जेक्ट से ही ऊपर वाला भी कॉल कर दिया, क्योंकि ये इसको इनहेरिट कर रहा था, ठीक है। इनहेरिटेंस समझ आ गया। अब बचा आपका ओवर पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म होता है मतलब कि डिफाइनिंग वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स। और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो टाइप आ जाते हैं, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। तो देखो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का और समझ लेते हैं। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग होता है मतलब कि आपके पास कोई मेथड है, आप सेम नेम का दूसरा मेथड बना रहे हो लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है ना। अब जैसे ये है वॉइड ऐड, यहाँ पे वॉइड ऐड सेम मेथड नेम है, पर देखो पैरामीटर फोकस करो, यहाँ है इंट a और b, यहाँ है 2 और यहाँ है 3 पैरामीटर्स, है ना। तो एक तरीके से मेथड नेम सेम है, लेकिन उसके अंदर जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वो नंबर उनका डिफरेंट है। तो इससे क्या होता है कि एक तरह से ओवरलोडिंग हो गई ना एक ही नेम के फंक्शन की। अब जैसे ये दोनों बनाए, ठीक है, फिर ये इसका मेन में ये
ऐड लिखा पहले, फिर 10,2 करा, है ना। चलो ठीक है, इसका मैं तुम्हें दोबारा से बना के दिखा दूँ, तुम्हें और अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, पहले तो आप वही करोगे, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। फिर बनाना है आपको एक क्लास, तो क्लास बना दी मैंने, R, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब मैंने एक मेथड बना दिया void a, ठीक है, यहाँ पास कर दिया मैंने a पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया cout फर्स्ट इज a, ठीक है। अब देखो, एक मेथड बना दिया। अब मैंने सेम मेथड नेम से एक और मेथड बनाया void a, पर देखो पैरामीटर कहते पास कर दिए 2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया, जैसे s इज a प्लस bp, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये a था ना, इसलिए तो दिखा रही है। अब ये क्लास हो गई, इसको क्लास को यहाँ पे ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। अब बनाया मैंने मेन मेथड, और अब मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो क्लास नेम क्या है, r obj, कुछ भी नाम ले लो आप। फिर obj डॉट मैंने अगर ऐड लिख के, है ना, मेथड नेम तो a ना, अगर मैं पास करूँगा सिर्फ एक वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा इस वाले को, क्योंकि यहाँ पे एक की ही ज़रूरत है। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ void a 5,6, है ना, तो ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत है, ठीक है। सेम ऊपर वाले में भी हमने यही किया था, ठीक है। तो अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तब तक हम ओवरराइडिंग समझते हैं। देखो, ओवरराइडिंग क्या होता है कि हम एक सेम मेथड नेम, ठीक है, और सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। अब ये देख लो पहले आप, ये देखो कि ये वाला कॉल करा था ना हमने। अब देखो ये 10 और 2 पास करा, ठीक है। तो इसने देखा कि सेम मेथड नेम है, इसका भी, पर मैं किस में डालूँ ये वैल्यूज़, तो ये देखेगा मेरे अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, 2। तो इनमें से किसके अंदर कितने 2 पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं, है ना, तो ये इसमें घुस जाएगा। फिर नीचे वाला देखेगा, इसमें देखेगा मेरे पास तो 3 पैरामीटर हैं, पर यहाँ पे मेरे नेम के 2 मेथड्स हैं, तो मैं उसमें जाऊँगा जिसमें के इक्वल मेरे पास पैरामीटर हो, तो वो इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो फिर वो ये वाला करेगा। तो ये हो गया ओवरलोडिंग, जब सेम नेम के एक से ज़्यादा मेथड हों पर पैरामीटर डिफरेंट हो, ठीक है। अब ओवरराइडिंग समझ लेते हैं हम। देखो, ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम मेथड नेम हो, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो पर डिफरेंट क्लास में हो, ठीक है, और वो जो वो एक तरह से इनहेरिट कर रही हो, जैसे ये है ना, ये ड्राइव्ड क्लास है, ये ऊपर वाले को इनहेरिट कर रही है। तो क्या होगा कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो, और ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू ना लिख के ये वाली वैल्यू लिखेगा, मतलब जो लास्ट बार हुआ है ना, ड्राइव्ड वाला। तो इससे क्या हुआ कि इसकी वैल्यू ओवरराइट हो गई, है ना। जो ड्राइव्ड क्लास थी उस मेथड में जो वो काम कर रहा है, उससे पहले वाले की ओवरराइड हो गई। अब जैसे मैंने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है, हाई लिख दिया, और फिर दूसरे क्लास में नहीं वीवी ऊपर वाले को इनहेरिट करा, और फिर सेम मेथड नेम, सेम नंबर पैरामीटर्स, यहाँ लिख दिया वाई, और फिर मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और फिर लिख दिया obj.days। तो ये देखो क्या प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये प्रिंट करेगा बाय, क्योंकि देखो, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू ओवरराइड हो गई इस वाले से,
तो इसको ही बोलते हैं ओवरराइडिंग, सिंपल। ठीक है, तो आपके इसमें जितने भी प्रोग्राम्स थे ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गए, उसके 4 प्रिंसिपल वाले। ठीक है, आप इनको देख लेना, और नोट्स चाहिए हो तो कमेंट में नोट्स की लिंक है, वहाँ से आप नोट्स ले लेना और ये सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तभी आपको आएगा। एक बार समझने से नहीं आएगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।